दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सत्यभामा को, जिसकी एंडिंग आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक सत्यभामा नाम की पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि सिविल ड्रेस में ट्रेन में बैठी होती है। दरअसल आजकल काफी खबर आ रही थी कि कुछ अनजान आदमी लड़कियों की फोटोज खींचकर एडिटिंग करके उन्हीं लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, और उसी का पर्दाफाश करने के लिए सत्यभामा आज ये गेटअप लिए बैठी थी। तभी एक लड़का ट्रेन में सत्यभामा की फोटो खींचने लगता है और सत्यभामा उसे देख लेती है। तब वो लड़का वहाँ से डर के मारे भागने लगता है और सत्यभामा अपनी टीम को फोन करके उस लड़के पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखने के लिए कहती है, ताकि सत्यभामा उसका पीछा करके उसके अड्डे तक पहुंच पाए। फिर थोड़ी दूर तक उस लड़के का पीछा करने के बाद सत्यभामा अपनी टीम के साथ उसके अड्डे पर ढाबा बोल देती है, जहां पर काफी सारे आदमी कई लड़कियों की फोटोज एडिट कर रहे थे। तब सत्यभामा उन सभी आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद सत्यभामा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की सभी लड़कियों और महिलाओं को एक ऐप के बारे में बताती है और कहती है कि इस ऐप को हमारी टीम ने मिलकर बनाया है। इस ऐप को आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और कभी भी आपको किसी चीज की भी दिक्कत हो तो आप फौरन इस ऐप के जरिए हमें नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। जिसके बाद ये ऐप काफी ज्यादा वायरल होता है और लगभग पूरे देश की महिलाएं इस ऐप को डाउनलोड कर लेती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक हसीना नाम की लड़की सत्यभामा को अपनी कंप्लेन बता रही होती है। वो बताती है कि उसने घर से भागकर एक यदु नाम के लड़के से शादी करी थी, जो कि एक टैटू आर्टिस्ट है। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो घर पर दूसरी लड़कियों को लाकर उनके साथ सोता है। ये सुनकर सत्यभामा पूछती है कि बताओ मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकती हूँ। तब हसीना कहते कि मैंने यदु से डिवोर्स मांगा था, लेकिन वो मुझे डिवोर्स दे नहीं रहा। तभी सत्यभामा हसीना के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी देखती है, जो कि यदु नहीं दिए थे। ये देखकर सत्यभामा सीधा यदु को फोन करती है और उसे धमकी देती है कि आइंदा तूने हसीना को परेशान किया तो मैं तुझे लॉकअप में डाल दूंगी। ये सुनकर यदु को काफी गुस्सा आ जाता है। इधर सत्यभामा हसीना से कहती है कि ये रहा मेरा नंबर और तुम्हें कभी भी जरूरत हो तो मुझे एक फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। इसके बाद यहाँ से सत्यभामा अपने घर पहुँचती है और हम देखते हैं कि आज सत्यभामा की शादी है एक अमर नाम के लड़के से। लेकिन सत्यभामा अपनी शादी में इतनी लेट पहुंचती है कि शादी में आए सभी गेस्ट लगभग जा चुके थे। लेकिन अमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो केवल सत्यभामा की खुशी में ही खुश था। जिसके बाद ये दोनों शादी करते हैं और इस टाइम पर सत्यभामा काफी खुश होती है। फिर शादी होने के बाद सत्यभामा अपना फोन चेक करती है तो उस पर हसीना की 14 मिस कॉल्स आ रखी थी। वो तुरंत हसीना को कॉल बैक करती है और हसीना बताती है कि यदि उसे मारने की कोशिश कर रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। ये सुनते ही सत्यभामा तुरंत हसीना के घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ यदु घर का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और हसीना को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। थोड़ी देर बाद सत्यभामा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि यदु ने हसीना की गर्दन पर चाकू रखा है। तब सत्यभामा उसे चाकू हटाने के लिए कहती है, लेकिन यदु सत्यभामा के सामने ही हसीना को मार डालता है। तब सत्यभामा उस पर गोली चलाती है, लेकिन यदु वहाँ से भाग निकलता है और हसीना सत्यभामा के सामने ही अपनी आखिरी सांस ले रही थी। वो कहती है कि मेरा इकबाल नाम का एक छोटा भाई है, आप उसका ध्यान रखना। माँ के गुजर जाने के बाद से मैं ही उसका ध्यान रखती थी। यह कहकर हसीना अपना दम तोड़ देती है। अब सत्यभामा अपने आप को इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल मान रही होती है। वो सोचती है कि अगर मैंने हसीना का फोन पहली बार में उठा लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। खैर अगले दिन सत्यभामा हसीना के जनाजे पर जाती है, जहाँ पर वो इकबाल को देखती है और इकबाल सत्यभामा को देखकर उस पर काफी गुस्सा करता है। वो कहता है कि अगर आपने मेरी बहन का पहली बारी में फोन उठा लिया होता तो आज शायद वो जिंदा होती। ये सुनकर तो सत्यभामा बुरी तरह टूट जाती है। इसके बाद हम सत्यभामा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां उसकी गन ली जा रही थी क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस में फायरिंग करी थी। यहाँ उसे सस्पेंड करने की बातें भी हो रही थी, लेकिन उसके सीनियर जोसेफ उसे सस्पेंड होने से बचा लेते हैं। फिर सत्यभामा यदु को ढूंढने लगती है और इकबाल को भरोसा दिला रही होती है कि तुम्हारी बहन को इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन इकबाल को सत्यभामा की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। अब हसीना के केस को सॉल्व करने के चक्कर में सत्यभामा अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाती और शादी हुए काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन अभी तक उसने अपने परिवार को कोई खुशखबरी नहीं दी थी।
इस चक्कर में सत्यभामा अपने पति अमर के साथ डॉक्टर से मिलने जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि किसी चीज का स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से तुम रिलैक्स फील नहीं कर पा रही हो, जिससे बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। पर इस केस को सॉल्व करने के चक्कर में सत्यभामा आराम नहीं करती। अब अगले दिन सत्यभामा पुलिस स्टेशन जाती है तो वहाँ जोसेफ उसे बी टीम से निकालकर सी टीम में डाल देता है और अब हसीना का केस भी कोई और हैंडल करेगा। लेकिन सत्यभामा इतनी जल्दी इस केस को कैसे छोड़ सकती थी, तो वो चुपचाप यदु को तलाश करने लगती है। तब यदु को ढूंढते हुए उसे एक लड़की मिलती है जिसका चक्कर यदु के साथ पहले चल रहा था। वो लड़की बताती है कि यदु ने उसे भी धोखा दिया है और पता नहीं ऐसी कितनी और भी लड़कियां होंगी जिनके साथ यदु ने धोखा किया है। इसके बाद सत्यभामा को कोई सुराग नहीं मिल रहा होता। तभी उसे पता लगता है कि कल शाम से इकबाल भी कहीं गायब है और इस केस को प्रसाद नाम के पुलिस ऑफिसर को दे दिया गया है। तब सत्यभामा इस केस को लेने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन डीसीपी आनंद कहता है कि जिसे जो केस मिला है वो उसी पर काम करे, फालतू के दूसरों के केसेस में टांग ना अड़ाए। लेकिन सत्यभामा उसकी नहीं सुनती और वो सीधा इकबाल के कॉलेज जाती है और वहाँ कैमरे की फुटेज चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता लगता है कि इकबाल को आखिरी बार इसी कॉलेज में देखा गया था और इकबाल के पास से एक BMW गाड़ी निकली थी, जिसके बाद इकबाल कहाँ गया किसी को नहीं पता। फिर सत्यभामा उस गाड़ी की इन्फॉर्मेशन निकलवाती है जो कि MP के लड़के ऋषि की होती है और पता चलता है कि ऋषि अक्सर इस कॉलेज में आया करता था। अब सत्यभामा यहाँ पर ऋषि से सीधा बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वो MP का बेटा था, इसलिए वो पहले ऋषि के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने लगती है। जिसके बाद सत्यभामा यहाँ से सीधा इकबाल के घर जाती है, जहाँ उसे इकबाल की बचपन की दोस्त दिव्या मिलती है। सत्यभामा उससे कहते कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इकबाल की काफी अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा ऋषि के साथ कोई चक्कर भी था क्या? क्योंकि जब तुम और इकबाल के पिता इकबाल के गायब होने की कंप्लेन लिखवाने आए थे तब ऋषि तुम्हारे साथ था, जिस पे दिव्या बताते हैं कि इकबाल और मैं एक साथ MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और इकबाल जितना पढ़ाई में आगे था उतना ही लड़ाई झगड़े में पीछे था, यहाँ तक कि वो तो खुद के लिए कुछ बोल भी नहीं पाता था। उसी दौरान कॉलेज में ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा था, जहाँ मेरी मुलाकात ऋषि से हुई और हम दोनों में काफी अच्छी बातचीत होने लगी, जिसके बाद धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई। तभी एक दिन रमेश नाम का लड़का मुझे छेड़ने लगा। तब इकबाल उसे समझा रहा होता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन रमेश इकबाल को धक्का देकर मेरा हाथ पकड़ लेता है। तब ऋषि वहाँ पर आ जाता है, जो पहले तो रमेश को मारता है और फिर इकबाल को भी मारता है कि इकबाल के होते हुए ऐसा कैसे हो गया। अब इकबाल लड़ाई झगड़े में काफी कमजोर था तो वो ऋषि को कुछ कह भी नहीं पाता। ये सारी बातें सुनने के बाद सत्यभामा को ऋषि पर ही शक होने लगता है कि कहीं उसी ने तो इकबाल को किडनैप नहीं करवा दिया, जिससे इकबाल और दिव्या एक साथ ना हो पाए। अब इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए सत्यभामा ऋषि के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां ऋषि एक गेमिंग कंपनी का मालिक होता है और उसने एक वर्चुअल वर्ल्ड वाला गेम डेवलप करा था, जिसमें तो रैंडम लोग खुद की अपनी पसंदीदा आईडी बनाकर खेल सकते हैं। दरअसल इस गेम को जो कोई भी खेलना चाहेगा वो प्लेयर VR लगाकर गेम में एंटर होगा और दूसरे प्लेयर को पहले प्लेयर की जरा सी भी इंफॉर्मेशन नहीं पता चलेगी कि वो लड़का है या लड़की। यानी अगर कोई लड़का लड़की बनकर ये गेम खेल रहा होगा तो दूसरे प्लेयर को वो पता नहीं चलेगा। अब गेम की इंफॉर्मेशन निकालने पर सत्यभामा को पता लगता है कि गेम खेलते समय ऋषि ने सबसे ज्यादा बातें नेहा नाम की लड़की से करी है। साथ ही वो चैटिंग में एक विजय नाम के लड़के को भी देखती है, जिससे ऋषि कभी कभार बातें करता है। विजय का फोल्डर खोलने पर उसमें ऋषि का एक वॉइस मैसेज दिखता है, जिसे सत्यभामा सुनती है। तो उसमें ऋषि विजय को कह रहा होता है, देखो विजय, मैंने तुम्हारी बताई जगह पर इकबाल को छोड़ दिया है, अब उसका आगे क्या करना है वो तुम ही जानो। ये सुनने के बाद तो सत्यभामा का शक ऋषि पर पक्का हो जाता है और अब एविडेंस भी मिल चुके थे, तो वो ऋषि को पकड़कर थाने ले जाने लगती है। तब MP और DCP आनंद उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी जोसेफ का फोन आनंद पर आता है और वो कहता है कि मैंने हसीना का केस दोबारा से सत्यभामा को दे दिया है, इसलिए अब उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुनकर तो आनंद का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर सत्यभामा ऋषि को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ करने लगती है, जहाँ ऋषि डर के मारे उसे सब कुछ बताता है कि एक दिन विजय नाम का आदमी मेरे साथ गेम में एंटर हुआ था और उसने बताया कि मैं एक एंटी टेररिस्ट पुलिस ऑफिसर हूँ। साथ ही उसने मुझे बताया कि नेहा का कनेक्शन टेररिस्ट लोगों से है और वो सब मिलकर जनवरी में कुछ कांड करने वाले हैं। ये सुनकर मैं तो डर गया, क्योंकि नेहा से मैं भी काफी बातें करता था। फिर विजय ने मुझसे नेहा के सारे चैट डिटेल्स मांगे, जिन्हें चेक करने पर मुझे पता लगा कि नेहा एक और किसी दूसरे गेमर से काफी बातें करती है। उसने अख्तर नाम के आदमी से किसी को मिलने के लिए कहा था, साथ ही कई और भी बातें थी जो उस चैट में थी। फिर इसके अगले दिन मैंने अख्तर का पीछा करा और अख्तर का पीछा करने
पढ़ने पर मुझे पता चला कि जिस आदमी से अख्तर मिलने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि इकबाल था। यानी इकबाल अब टेररिस्ट ग्रुप में मिल चुका था। ये सब देखने पर मुझे विजय की बातें सही लगने लगी, इसलिए मैंने इकबाल को बेहोश करके विजय की बताई जगह पर छोड़ दिया। तभी इकबाल ने मेरा गला पकड़ लिया, जिसे देखकर मैं बिल्कुल शॉक्ड था, क्योंकि आज तक इकबाल ने किसी पर हाथ तक नहीं उठाया था। ये देखकर मुझे पक्का समझ आ गया था कि इकबाल अब एक टेररिस्ट बन चुका है, इसलिए मैं उसे धक्का देकर वहाँ से भाग गया। अब सारी बातें सुनकर सत्यभामा हैरान हो जाती है। फिर वो ऋषि की बताई जगह पर पहुँचती है जहाँ पर उसने इकबाल को धक्का दिया था। तो वहाँ वो देखते कि इकबाल काफी बुरी हालत में पड़ा होता है, क्योंकि जब ऋषि ने इकबाल को धक्का दिया था तो एक लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर में घुस गया, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। तब सत्यभामा एम्बुलेंस बुलाती है और इकबाल को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाती है। वह इकबाल को उठाते समय सत्यभामा को उसके पास से हसीना का वही लॉकेट मिलता है जो कि उसने आखिरी टाइम में पहना हुआ था। तब सत्यभामा को लगता है कि कहीं यदु ही तो इकबाल को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर हॉस्पिटल लाने के बाद इकबाल कोमा में चले जाता है और इधर एमपी परेशान हो रहा था कि ऋषि को कुछ हो ना जाए, और आनंद एमपी को धाराएं गिना रहा होता है कि अब तुम्हारे लड़के पर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी, क्योंकि अब इकबाल के साथ भी ये कांड हो चुका है। तभी ये सारी बातें ऋषि भी सुन लेता है और सोचता है कि अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है, तो वो घर छोड़कर कहीं भाग जाता है और पुलिस वाले उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ जो सब सभी को बता देता है कि वो 3 दिन में रिटायरमेंट लेने वाला है और ये सब उसने एमपी के दबाव में किया है। वो सत्यभामा को कहता है कि देखो अब तुम्हारे पास केवल 3 दिन बचे हैं, उसके बाद ये केस तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। ये सुनकर सत्यभामा इस केस पर और भी बारीकी से काम करने लगती है। वो सारे सबूतों को दोबारा से देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि जो गेम में नेहा और विजय का किरदार निभा रहे थे वो दरअसल में फेक आईडी है। अब ये नेहा और विजय है कौन, ये किसी को भी नहीं पता। अब इस केस को सॉल्व करने का आखिरी मोहरा केवल अख्तर ही बचा है, इसलिए वो उसके इलाके में एक प्रोस्टिट्यूट बनकर जाती है, जिससे वो अख्तर के घर पर आसानी से जा सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो बड़ी ही आसानी से अख्तर के घर पहुंच जाती है। फिर घर की थोड़ी छानबीन करने पर उसे एक फाइल दिखती है जिसमें आतंकवादी संगठन में जुड़ने वाले लोगों के कागज थे और उसमें इकबाल का भी नाम था। वो इकबाल के कागज को अपने पास रख लेती है क्योंकि उसे पता था कि इकबाल को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी अख्तर सत्यभामा को पहचान लेता है और वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन सत्यभामा तो उसे बड़ी आसानी से पीट देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सत्यभामा ऋषि की बातें सुन रही है क्योंकि उसने ऋषि का फोन ट्रेस करवा लिया था, लेकिन जैसे ही वो ऋषि की लोकेशन पता करवा रही होती है तभी ऋषि फोन काट देता है। जिसके बाद सत्यभामा इकबाल के घर जाती है और उसके पापा से पूछताछ करने लगती है। तभी सत्यभामा की नजर उनकी फैमिली फोटो पर जाती है जिसमें विजय नजर आता है। सत्यभामा इकबाल के पापा से विजय के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि ये मेरा साला रियाज है, ये इस्तांबुल में काम करता है और एक बार इसने हसीना को अपने साथ ले जाने की बात करी थी, लेकिन तभी मुझे पता चला कि ये वहाँ पर लड़कियों को ले जाकर उनसे गलत काम करवाता है, इसलिए मैंने हसीना को ले जाने से मना कर दिया। ये सुनकर सत्यभामा को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि कोई रियाज की सच्चाई को सामने लाना चाहता था, इसलिए उसने विजय बनकर गेम में एंटर किया। फिर क्या था, सत्यभामा रियाज को पूछताछ करने के लिए थाने बुला लेती है, जहाँ वो कहता है कि देखो मैडम, मैं किसी विजय नाम के आदमी को नहीं जानता और न ही मैंने कभी उस गेम को खेला है और आप मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकती, पहले सबूत लेकर आओ। तब सबूत न होने पर उन्हें रियाज को छोड़ना पड़ता है। उसी टाइम सत्यभामा को नेहा की भी लोकेशन मिल जाती है और वो तुरंत नेहा के पास पहुंचती है, जहां जाकर उसे पता लगता है कि नेहा का असली नाम माया है और माया ने भी कभी ऋषि वाला गेम नहीं खेला और ये माया वही लड़की होती है जिसका यदु के साथ उस टाइम पर चक्कर चल रहा था जब हसीना जिंदा थी। अब सत्यभामा काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असली मुजरिम है कौन। फिर सत्यभामा माया और रियाज दोनों के पीछे एक ऑफिसर को लगा देती है उनकी जासूसी करने के लिए। दूसरी तरफ ऋषि और दिव्या भी उस आदमी का पता लगा रहे होते हैं जिस आदमी ने इकबाल को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया था। फिर वो दोनों उस आदमी के घर पहुंच जाते हैं तो वो बताता है कि मुझे एक लड़के ने पैसे दिए थे तुम्हारे पास तक ये इंजेक्शन पहुंचाने के लिए, बाकी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इधर रात को सत्यभामा रियाज की सच्चाई पता लगाने के लिए उनके अड्डे पर जाती है। वो देखना चाहती थी कि क्या रियाज सचमुच लड़के सप्लाई करता है। तब वो खुद को जानबूझकर रियाज के आदमियों से पकड़वा लेती है। तब रियाज के आदमी सत्यभामा को एक कंटेनर में बंद कर देते हैं जिसमें कई सारी लड़कियां पहले से ही मौजूद थी। अब ये सब देखने के बाद सत्यभामा का शक यकीन में बदल जाता है और अब उसे अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन भेजनी थी। इसके लिए उसे कंटेनर से बाहर निकलना
पड़ेगा, इसलिए वो लड़कियों के दुपट्टे से उस कंटेनर का दरवाजा खोलती है और अपने साथ साथ सभी लड़कियों को बाहर निकालती है। फिर वो अपनी टीम को मैसेज करती है, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे। तभी रियाज के आदमी सत्यभामा को देख लेते हैं और यहाँ पर सत्यभामा और रियाज के आदमियों के बीच काफी लड़ाई होती है। पहले तो सत्यभामा सारे आदमियों को मार रही थी, लेकिन थोड़ी देर में वो सारे आदमी सत्यभामा पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर जैसे वो सत्यभामा को मारने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पर सत्यभामा की टीम पहुंच जाती है। दरअसल जिन लड़कियों को सत्यभामा ने बाहर निकाला था, उसमें से एक लड़की सत्यभामा का मोबाइल लेकर वहाँ से दूर चली गई थी, जिससे सत्यभामा के फोन में नेटवर्क आ जाता है और बैकअप टीम के पास मैसेज पहुंच जाता है। अब सभी पुलिस वाले रियाज और उसके आदमी को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर देते हैं। जिसके बाद सत्यभामा अपने घर आती है तो वहाँ पर अमर बैठा होता है। वो सत्यभामा को कहता है कि तुम्हें याद भी है 2 दिन पहले हमारी एनिवर्सरी थी, लेकिन तुम तो आज आ रही हो और तुम तो भूल गई हो कि तुम्हारी पुलिस के बाहर भी एक दुनिया है जिसपे तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और आखिर इस केस को सॉल्व करने के पीछे तुम इतना क्यों पड़ी हो। तब सत्यभामा कहते कि जब हसीना मरी थी तो वो प्रेग्नेंट थी, मैं उसके साथ साथ उसके बच्चे को भी बचा नहीं पाई, इसी के चलते मुझे ढंग से नींद नहीं आती, पूरी रात मुझे डरावने सपने आते हैं। तब अमर सत्यभामा की बात सुनकर उसे संभालता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये केस तुम जरूर सॉल्व कर लोगी। फिर अगले दिन अमर सत्यभामा को कहता है कि देखो, मैंने विजय और नेहा के मैसेज चेक करे और इसमें दोनों के मैसेज लिखने का पैटर्न एक ही है, यानी इन दोनों के मैसेज कोई एक ही बंदा कर रहा था। तभी सत्यभामा को उसके अंडर कवर ऑफिसर का फोन आता है और वो कहता है कि मैंने यदु को ढूंढ लिया है। जिसके बाद सत्यभामा वहाँ पहुँचती है तो यदु बिस्तर पर पड़ा होता है और उसकी काफी बुरी हालत हो रखी थी, उसका पूरा शरीर सड़ चुका था और उसे एक अजीब सी बीमारी हो गई थी। तभी सत्यभामा की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है, जो कि यदु की सबसे पहली पत्नी थी, और यहीं से शादी करने के बाद वो शहर जाकर दूसरी लड़कियों को चीट करने लगा था। तब उसकी पत्नी बताती है कि 1 साल पहले इन्हें एक बीमारी हो गई, जिसके बाद इनका शरीर सड़ने लगा। एक डॉक्टर है जो आते हैं और इन्हें दवाई देकर चले जाते हैं। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद अचानक से सत्यभामा को रमेश के बारे में याद आता है, क्योंकि रमेश को भी इसी तरीके की बीमारी हो रखी है। और दोस्तों, रमेश वही लड़का है जिसने कहानी की शुरुआत में दिव्या को छेड़ा था तो ऋषि ने उसे मारा था। फिर सत्यभामा तुरंत अमर को फोन करके उस चैट को दोबारा से चेक करने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या उन चैट्स में एल अल्फाबेट मिसिंग है, जिस पर अमर कहता है हाँ। अब सत्यभामा ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जब सत्यभामा ने इकबाल का कंप्यूटर देखा था तो उसके कीबोर्ड में भी एल अल्फाबेट गायब था। तो अब सारा शक इकबाल पर जाता है, इसलिए सत्यभामा इकबाल की फोटो यदु की पत्नी को दिखाती है तो उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, यही तो डॉक्टर साहब हैं जो इनका इलाज करने आते हैं। और यहाँ अब जाकर इस सारे गेम का मास्टरमाइंड इकबाल निकलता है, जिसे सब लोग अब तक शुरुआत से ही डरपोक समझ रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इकबाल को होश आ जाता है तो वो तुरंत वहाँ से उठकर दिव्या के घर पहुँच जाता है। तब इकबाल ऋषि को बताता है कि जिस विजय और नेहा ने मिलकर तुम्हें फंसाया है वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। ये सुनते ऋषि को काफी गुस्सा आता है और वो इकबाल का गला पकड़ लेता है। तभी इकबाल ऋषि को एक इंजेक्शन लगाता है और ठीक इसी तरीके का इंजेक्शन उसने यदु को भी लगाया था। फिर इकबाल दिव्या को कहता है कि तुम्हें याद है ना यदु कैसे मेरी बहन को मारा करता था, और उस दिन जब ऋषि ने रमेश को मारा तो मुझे लगा कि कहीं ये भी यदु की तरह तुम्हें आगे चलकर मारे पीटे ना, इसलिए मैंने इसे तुमसे दूर करने का प्लान बनाकर इसे झूठे केस में फंसा दिया और अब इसे मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगा। यह कहकर इकबाल ऋषि को इंजेक्शन का दूसरा डोज लगाने लगता है। तभी वहाँ पर सत्यभामा आ जाती है और वो कहती है कि इकबाल ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि तुमने ऋषि को दिव्या से दूर करने के लिए ही नेहा और विजय बनकर उसे एक झूठे केस में फंसा दिया, और तुमने रियाज को विजय इसलिए बनाया कि जब पुलिस उसके बारे में छानबीन करे तो रियाज की असली हकीकत सामने आ जाए, क्योंकि रियाज हसीना को बेचना चाहता था। फिर तुम यदु का पीछा करने लगे तो तुम्हें माया के बारे में पता चला, इसलिए तुमने माया की आईडी को यूज करके यदु की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करी, जिससे सबको पता लग सके कि यदु किस तरह का आदमी है। माना तुम्हारी बहन और माया जैसी कई लड़कियों के साथ वो चीट कर चुका है और तुमने उसका बदला भी ले लिया है, लेकिन ये तरीका गलत था। तुम्हें कानून की मदद लेनी चाहिए थी और अपनी बहन के बारे में सोचो और ये इंजेक्शन फेंक दो। तब इकबाल को सत्यभामा की बातें समझ आती हैं और वो खुद को सरेंडर कर देता है, यानी यहाँ सत्यभामा ने ये पूरा केस सॉल्व कर लिया था। फिर मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि अब सत्यभामा प्रेग्नेंट हो गई है और अब उसे डरावने सपने भी आने बंद हो गए हैं, साथ ही वो अपनी फैमिली के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड कर पा रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।